नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज का जो वीडियो है आपने देख लिया थंबनेल में, हम लोग साइंस का पेपर 2 जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, गाला पेपर। और ये है सेक्शन सी। ए और बी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा गाला पेपर 10th क्लास 2023 का आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको गाला के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। वेल, तो अभी हम सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी जो है वो 24 मार्क्स का रहता है, जिसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहता है। ओके, दैट मीन्स टोटल आपको इसके अंदर 8 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने रहते हैं। ओके, इंटरनल ऑप्शंस के साथ है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन। What is the chemical equation? Write the importance of the balanced chemical equation. ठीक, केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसका हम लोगों को बैलेंस्ड इक्वेशन का इंपॉर्टेंस बताना है। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, सो द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन यूजिंग द सिंबल एंड फॉर्मूले, ठीक है, इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। ये आपको एग्जांपल भी दे दिया, हालांकि उन्होंने पूछा नहीं, बट 3 मार्क में थोड़ा अच्छे से लिखोगे ना तो मार्क्स मिल जाते हैं। तो एग्जाम्पल जो है वो मैग्नीशियम का हमने दिया हुआ है कि मैग्नीशियम में Mg रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बर्न हो रहा है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो O2 रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, MgO। ओके, तो इस तरीके से रिएक्शन जो है वो बन जाती है। नाउ इम्पोर्टेंस क्या है बैलेंसिंग का। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर बैलेंसिंग द इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि ये हमें बताती है कि रिएक्शन के दौरान जो अपन ने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, लाइक अपन ने जो रिएक्टेंट्स लिए, ओके, और हमें जो प्रोडक्ट मिला उसके अंदर कितना अमाउंट हमने लिया, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, वो पता चल जाता है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हुए होंगे। तो बेसिकली बैलेंसिंग द इक्वेशन आपको सब बता रहा है कितनी एनर्जी जो है वो, लाइक इट कुड बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, कितना टेम्परेचर दिया, क्या दिया। तो इसके लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको ये कंप्लीट इंपॉर्टेंस बता दिया। ओके, चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों आप क्या करना ना, ये स्क्रीनशॉट्स ले लेना और उसके बाद ना पीडीएफ जो होता है ना, पीडीएफ स्कैनर, तो वो आप उसके अंदर बना के, ठीक है, पेपर वाइज जो है पेपर 2 हो गया, पेपर 3 हो गया, तो ऐसे पीडीएफ अपने पास बना के रख दीजिएगा, इजी रहेगा आपको। चलिए अब करते हैं हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल पोजीशन इन द मिडल। ठीक है, तो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के जो मेटल्स होते हैं ना, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं वो अपन को एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम ये तो बता दें कि मिडल रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन से मेटल्स आते हैं। तो आएंगे आयरन, जिंक, लेड, ऐसे करके। ठीक है, ये नेचर में आपको सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं, फ्री तो मिलते ही नहीं है ना। ठीक है, तो अब अगर सल्फाइड के बेस पे आपको मिल जाता है कोई मेटल, तो उसको आपको रोस्टिंग की मदद से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द रोस्टिंग आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो रोस्टिंग आप देखो, ध्यान देना बेटा। तो रोस्टिंग के हिसाब से क्या है, यहाँ पे सल्फाइड ओर लिया, तो रोस्टिंग के प्रोसेस है जहाँ पे सल्फाइड ओर को हम लोग गर्म करते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा एयर अपन देते हैं, मतलब कि अच्छा खासा अपन ऑक्सीजन उसके अंदर रिएक्शन में इन्वॉल्व करते हैं, ताकि मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। तो जिंक सल्फाइड कन्वर्ट हो गया जिंक ऑक्साइड के अंदर, ये होता है प्रोसेस। फिर अगर कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, कार्बोनेट ओर है आपके पास, तो उस पर आप क्या करोगे, कैल्सिनेशन। दोनों का ऑलमोस्ट मतलब सेम ही होता है, इसमें भी हम लोग हीट ही करते हैं, बट यहाँ पे ज्यादा हम नहीं देते हैं। ठीक है, इट्स स्ट्रांगली हीटेड इन द लिमिटेड एयर, ज्यादा एयर नहीं देते, उसमें एयर एक्सेस में दिया जाता है। बस इतनी इतनी सी पॉइंट है दोनों के डिफरेंस में, तो ध्यान देना। तो वेल, अपन को पता है कि CO3 का बेस को भी कंपाउंड होगा तो CO2 उसके अंदर रिलीज हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये आपको दिया हुआ है ये वाला जो है। ठीक है, अब इसके अंदर मेटल ऑक्साइड जो है वो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के अलावा भी रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, बाय यूजिंग द एजेंट्स कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, इस तरीके से। तो जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने, ओके, कार्बन का। तो अगर आप कार्बन का यूज करते हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का अपन ने कार्बन लिया तो अपन को क्या मिल गया, फ्री मेटल मिल गया। हमें तो फ्री मेटल में कन्वर्ट करना है ना। ठीक है, और जैसे कि एल्यूमिनियम के साथ, तो आपने एल्यूमिनियम यहाँ पे डाल दिया तो क्या हो गया, अच्छा याद कर लेना, एल्यूमिनियम के लिए हम लोग हमेशा मैंगनीज और आयरन बेस्ड ही मेटल ले सकते हैं। ठीक है,
हर एक का लाइक पता है ना रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो मिल गया और यहाँ पे हमें मैंगनीज जो है वो मिल गया, ठीक है। तो 3 मार्क में आपको अच्छे से डिफाइन हर एक चीज बतानी पड़ती है। तो स्टेटमेंट्स भले आप जैसे स्टेटमेंट है इसको अगर आप थोड़ा सा काटना चाहो, रिड्यूस करना चाहो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट रिएक्शन जितने अच्छे से लिखोगे ना बेटा, मार्क्स उतने अच्छे ही मिलेंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन 28 का और, ठीक है, 28 का और क्वेश्चन ना, राइट द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल नेचर कैसा होता है, सॉलिड में पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है इसका, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उनका काफी हाई रहता है, ठीक है, क्योंकि आयनिक अट्रैक्शन रहता है। सोलबिलिटी, वो पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं बट इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल नहीं होते। केरोसिन, पेट्रोल, उसमें आप नमक डालो वो सॉल्युबल नहीं होगा, पानी में नमक डालो सॉल्युबल हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड है ना। ओके, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सीधी सी बात है आयन से इसका मतलब कि दे आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। हाँ, बट कंडीशन ये है कि वो आपको हमेशा मोल्टन स्टेट में मिलना चाहिए, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। डन, 4 प्रॉपर्टीज है, बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। ओके, सो क्या कह रहा है, स्टेट द नेम्स ऑफ द प्लांट हार्मोन्स एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स कौन से होता है, प्लांट में उसका इफेक्ट क्या मिलता है। तो अभी फ्लो चार्ट देख लीजिए। प्लांट हार्मोन्स में अपने पास एक होता है ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन, दूसरा होता है ग्रोथ रेजिस्टिंग। मतलब कि प्लांट को जो लंबा चौड़ा करता है वो प्रमोट हो गया और एक टाइम पे उसका हाइट स्टॉप हो जाता है, उसको अपन रेजिस्टिंग कहेंगे, ठीक है। तो उसमें 3 आते हैं, ऑक्सिन, साइटोकिनिन्स एंड गिबरेलिन्स। और यहाँ पे जो रेजिस्टिंग है वो एक ही ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड। और इसका इफेक्ट आपको डिटेल में नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑक्सिन जो होगा वो रूट और शूट को हेल्प करता है ग्रो करने में। गिबरेलिन्स जो है वो सेल्स और स्टेम्स को हेल्प हेल्प करेंगे। साइटोकिनिन जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ एरियाज में प्लांट में ज्यादा होता है जहाँ पे सेल डिवीजन ज्यादा होता है, स्पेशली कहाँ पे, रूट्स और सीड्स में, ठीक है। और रेजिस्टिंग में क्या हो गया बेटा, ABA एब्सिसिक एसिड, तो वो रिस्पॉन्सिबल जो नहीं अपन देखते लीव्स जो है वो सूख के नीचे गिर गए, ठीक है, तो ये इसकी वजह से रहता है। तो डिटैचमेंट ऑफ लीव्स, फ्रूट्स, फ्रूट जब पूरे पक जाते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, तो वो इसकी वजह से रहता है। तो इट काइंड्स ऑफ द ग्रोथ इनहिबिटिंग प्रोसेस। ओके बच्चों, हो गया अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लिया ना अच्छे से। ओके चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 30। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन। सो क्या कह रहा है ये, एक्सप्लेन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ये सारे पॉइंट्स है इसके अंदर, सब कुछ बताना पड़ेगा ना कि लड़की जो होती है वो 10-12 साल की होगी, ठीक है। जब वो मैच्योर होना शुरू होती है तो उसके अंदर ओवम, मतलब एक एग जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय द ओवरीज। जब वो ओवम मैच्योर हो जाता है तो वो ओविडक्ट में आता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। ये कंप्लीट पूरा प्रोसेस है। ओके चलो, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 31। ओके, 31 में क्या कह रहा है, फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स कैसे बनते हैं और उसके एग्जांपल्स, ठीक है, बड़ा आसान है। ओके, सो फॉसिल्स जो, बट ऑब्वियसली जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो बरीड हो जाते हैं अर्थ में, सालों साल पड़े रहते हैं, उनको फॉसिल्स कहते हैं। तो ये होते हैं क्या, वो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स ही तो होते हैं। ओके, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर लेते हैं तो उस हिसाब से अपन को फॉसिल्स मिल जाते हैं। तो कैसे, देखो फॉसिल्स क्या है वो तो अपन ने बता दिया, ठीक है। ये उसका कैसे बनते हैं वो आ गए, वेरियस काइंड्स क्या है, तो आपको फिगर नहीं ड्रॉ करना, आपको सिर्फ नाम लिखना है, बट मैंने फिगर इसके लिए दिया ताकि आप ना विजुअलाइज करोगे तो इजीली मेमोराइज हो जाएगा। तो फॉसिल कौन सा है, टी ट्रंक आ गया, ओके, इनवर्टिब्रेट एमोनाइट, इनवर्टिब्रेट ट्रेबोलाइट, ट्रेलोबाइट सॉरी, फिश आ गई, ठीक है, डायनासोर का स्कल आ गया। तो ये कुछ एग्जांपल है। ओके बच्चों, चलिए आगे, गुड। अब इसी का ही और, ठीक है। सो क्या है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन की बेसिस पे आपको ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करना है। अब बेसिकली ऐसे मैंने आपको ये तो उसमें दिया हुआ है पैराग्राफ में, बट आप इसके अंदर पॉइंट्स में लिखना, ठीक है, वो काफी इजी रहेगा चेकर को भी और आपको भी। तो जैसे मैं बता दूं कि इवोल्यूशन क्या है, तो पहले वो बताना पड़ जाएगा, तो ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, क्या इवोल्यूशन है। फिर आता है ये वाला सेकंड पॉइंट यहाँ से,
इवोल्यूशन के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक आता है प्रिमिटिव जो पहले से ही सेम है, और एक आता है इवॉल्व्ड। ओके, फिर इसके अंदर आएगा ये वाला थर्ड पॉइंट। तो प्रिमिटिव को हम किस में डालेंगे, प्रोकैरियोटिक ग्रुप में डालेंगे। ये पूरा उसके अंदर लिख देना कि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन नहीं होता, ये अपनी 8th में किया था हम लोगों ने, बस पूरा वही है। तो ये कंप्लीट ऐसा रहता है, ठीक है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो फ्रीली फ्लोट करता है। ओके, तो इसके 2-3 पॉइंट्स बना देना, ये 3 हो गया, ठीक है। इस पूरे को एक में ले लेना, तो ये आपका हो जाता है प्रिमिटिव वाला, ठीक है। फिर आएगा यूकैरियोटिक वाला, ठीक है, तो हेडिंग डाल के आप लिख देना इसके अंदर। तो ये 4th पॉइंट आया यहाँ पर। ओके, तो ये न्यूक्लियस आता है, यूकैरियोट्स इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये रह जाता है आपका। फिर उसके अलावा भी हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। ओके, सो आई होप आपने क्लिक कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो आगे चलते हैं। इन शॉर्ट आपको इसके अंदर ना, मैं अगर सिंपल शब्दों में बहुत बोलूं तो आपको इसके अंदर यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच के हिसाब से आपको डिफरेंस बताओगे ना, तो वो भी एक तरीके का आंसर बन जाएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन तो हम लोग ऑर्गेनिजम्स को उसी हिसाब से करते हैं ना। ओके, चलो 32 नंबर क्वेश्चन। 32 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। जब ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन कहाँ है, ठीक है, पोजीशन ऑफ, ये हुआ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहाँ पे रख रहे हैं हम लोग, देखो सी पे रख देते हैं, ठीक है। हमें पता है कि सी पे जब ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज भी सी पे ही बनता है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे आ गई, सी पे ही आ गई। नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड उल्टा बना है ना, और साइज क्या है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के सेम साइज, बस आसान है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग इसी के और क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। ओके, नाउ क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर अवे इन द फ्रंट ऑफ अ लेंस, ठीक है। अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहाँ पर, अब देखो लेंस के फ्रंट में रखा हुआ है, इसको सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बताती जा रही हूँ आपको, देखते जाइएगा अच्छे से, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर अवे इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, लेंस से दूरी में रखते हो, और यू की वैल्यू हमेशा माइनस होती है, आपको पता ही होगी। ओके, फिर क्या कह रहा है, इट्स वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मतलब कि v बन रहा है, अब वर्चुअल बन रहा है, इसका मतलब कि पीछे की तरफ बन रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, अच्छा आप इमेज डिस्टेंस के हिसाब से, सॉरी, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के आगे बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस, पीछे होता तो प्लस लिख देते। ओके, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, आपको f निकालना है इसके अंदर, और लेंस का टाइप बताना है। ओके, सो अब लेंस है, तो लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का फॉर्मूला रहेगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ओके, अब 1/f हमें निकालना है, 1/v हमें दिया हुआ है 1/-20 माइनस 1/u हो गया -60। ओके बच्चों, चलो सो आगे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 1/-20, ठीक है, ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 1/60। ओके, एलसीएम ले अगर हम, तो हमें पता है एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, एलसीएम में 60, तो इसका मतलब कि 20 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, सो 3 ऊपर आ गया, +1, ओके -3 ले लेते हैं, ठीक है, -3 + 1/60, ये माइनस मैंने ऊपर ले लिया, सो क्या हो जाएगा, -2/60, दैट इज -1/30। ओके, तो स्पेस है नहीं, ओके, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर लेती हूँ, देख लेना, ठीक है। तो 1/f की वैल्यू आ गई -1/30, दैट मीन्स कि f की वैल्यू क्या है, -30। ओके, सो -30 सेंटीमीटर। अब आप देखो f की वैल्यू नेगेटिव आई है, हाँ बच्चों,
एफ की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आई है, इसका मतलब लेंस कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा, कैसा होगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, आया समझ में? चलो बेटर है, चलते हैं अभी नेक्स्ट 33 नंबर पे। ओके, 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, रेजिस्टिविटी जो होता है ना वो एक मटेरियल का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर शो करता है, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर लो। ओके, अब देखो क्यों करता है ये, ठीक है, बिकॉज जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होता है ना डिपेंड करता है कंडक्टर मतलब मटेरियल के टेम्परेचर और नेचर पे, साइज वाइज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कह रहे हैं। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, क्योंकि रेजिस्टिव मतलब क्या होता है, रेजिस्ट करना मतलब कि करंट के फ्लो को रोकना। ओके, तो ये जिसमें मैंने कहा कि शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा नेचर और टेम्परेचर के ऊपर। तो इसका रिलेशन जो है रेजिस्टेंस के साथ वो आपको दिया हुआ है, बस इतना ही लिखना है। अगर आपसे कोई कहता है, ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि नहीं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ना वो वाला एक्सप्लेनेशन दे देना। कौन सा वाला, कि हमें पता है दैट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ऐसा समझ में, ये वाला जो कह रहा है टेक्स्ट बुक के अंदर, तो अगर आप इसको हटाओगे तो यू हैव टू अप्लाई द रो मतलब की रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए। ठीक है, तो ये चीज बता के फिर ये चीज बता देना। ठीक है, आ गया ना ये वाला रिलेशन। ठीक है, तो आप बता देना यहाँ पे कि रो क्या है, रो मतलब कि रेजिस्टिविटी क्या है, R into A upon L. L is the length of the material, A is the area of the cross section, resistance already material का fix होता है, तो इसके लिए ये जो रेजिस्टिविटी है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी मानी जाती है, क्योंकि इससे हम लोग पहचान जाते हैं कि उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पावर है। अगर उससे ज्यादा करना है तो हम लोग रेजिस्टेंस लगा देते हैं, अगर नहीं तो ठीक है। ओके बच्चों, क्लियर हुआ? तो ये चीज एक्स्ट्रा देख लेना। ठीक है, जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझ होता है ना, मैं 3 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा और लंबा लिख दे हम लोग, तो ये चीज ऐड कर लेना, हो जाएगा काम आपका। ओके, चलते हैं 34 क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है 34, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ द एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है, तो लिमिटेशन क्या है, विंड में से क्या है, ओशन वेव के क्या है, और टाइड से क्या। लिमिटेशन पता है अपने को, विंड के लिए तो विंड की स्पीड कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर जितनी होनी चाहिए, हालांकि उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो आपको विंड मिल काम करेगा और आपको विंड एनर्जी आएगी, तो ये इसका लिमिटेशन हो गया। वेव्स के लिए क्या चाहिए, पावरफुल ओशन वेव्स चाहिए, और टाइड्स के लिए क्या चाहिए, हाई टाइड्स चाहिए। ठीक है, तो बस ये लिमिटेशन और कुछ है नहीं, बड़ा आसान सा है। सो बच्चों, यहाँ पे सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको आंसर्स इजी भी लगे होंगे और समझ में भी आ गए होंगे, थोड़े फास्ट मैंने एक्सप्लेन किए। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद द सेक्शन डी। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडी। कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट करना, और अगर कुछ बोलना हो तो कमेंट कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।